नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहली बार ये परीक्षा होगी क्योंकि इस साल ही सेवा का गठन किया गया है। 935 सीट है और इसके लिए बीपीएससी ने एकल पाली में यानी कि सिंगल फेज में ही ये एग्जामिनेशन पूरा कराने का लक्ष्य रखा है। एक पाली में परीक्षा होगी, एक चरण में होगी, लेकिन इसमें 3 पेपर होंगे। पहला भाषा का है, दूसरा जो है वो जनरल स्टडीज़ का है, तीसरा है जनरल एप्टीट्यूड का है यानी कि मैथ रीजनिंग रहेगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये परीक्षा ऐसा है जिसमें आपको बता दें कि 8-10 लाख के आसपास कैंडिडेट अपीयर होंगे और सीधे 935 की बहाली होनी है। यानी कि जो एक एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट आएगा तो मात्र 935 छात्रों का ही रिजल्ट आएगा, जबकि एग्ज़ाम में 8-10 लाख कैंडिडेट बैठने की संभावना है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना है, सेल्फ स्टडी करना है या शिक्षक के पास जाना है, ऑनलाइन क्लास करना है, कैसे आखिर तैयारी करना है कि आप 8-10 लाख में से अंतिम 935 के अंदर सेलेक्ट हो। यानी कहा जाए कि जो सबसे तेज भागेगा उसी का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इसमें कोई सेफ जोन नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ परफेक्शन आईएएस के शिक्षक चंदन प्रिय सर हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। एक निष्पक्ष चर्चा होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए होगा, छात्रों के बेहतरी के लिए होगा और आज के बाजारीकरण के युग में कैसे आप अपने भविष्य को लेकर सही रास्ते की पहचान कर सकते हैं, सही पढ़ाई की पहचान कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज जो है इस पटना में जिस तरह व्यवसायीकरण किया गया है शिक्षा का, आज छात्रों के लिए सबसे जानलेवा वही बन गया है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चंदन सर, आपसे सबसे पहले तो एईडीओ का आया है, नई बहाली है, नया कैडर है, तरह तरह की बातें चल रही हैं। बिल्कुल कि एग्ज़ाम टफ होगा, एग्ज़ाम में ऐसे होगा वैसे होगा, ये पूछेगा, रेलवे वालों के लिए आसान है, एसएससी वालों के लिए आसान है, सिविल सेवा वालों के लिए टफ है। आप सर पूरे एग्ज़ाम को लेकर पहला आपका रिएक्शन क्या होगा सर? तो देखिए, जैसा कि आपने बोला कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम टफ होगा, ये तो एग्ज़ाम के दिन पता चलेगा ना कि क्वेश्चन टफ है या हार्ड है या इजी है, कैसा है। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित रूप से ये फिक्स है कि सिलेक्शन टफ होने वाला है। हाँ, सिलेक्शन टफ है सर। सिलेक्शन टफ होने वाला है क्योंकि आपने जैसा कि अभी बताया कि जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे, वो 2 लाख हों, 10 लाख हों, 5 लाख हों, ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बिना जाने हुए कैसे कोई भी टीका टिप्पणी करती है ये तो मुझे पता नहीं। क्या इनका एक आइडिया होता है, क्या इनका एक सैम्पल साइज होता है, वो मुझे पता नहीं। बट जितने भी फॉर्म भरे, उन फॉर्म में से मान लेते लेटेस्ट सपोज कि 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो उन 5 लाख में से डायरेक्टली एक ही एग्ज़ाम के बाद 935 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना, जो कि आगे जाकर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनेंगे। तो एक सिंगल एग्ज़ाम में पास करना है तो आपके पास जो एक स्कोप होता है ना कि चलो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गया तो अगले वाले एग्ज़ाम में हम उसको कवर अप कर लेंगे, वो स्कोप नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक बीपीएससी का पूरा हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बीपीएससी में आप देखते हैं कि सिविल सेवा की बात करें तो उसमें आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 1000 सीट है, तो प्रीलिम्स में 1000 सीट के कारण 10,000 बच्चे का क्या होना है, सिलेक्शन होना है 10 गुना। तो वहाँ पर आपके पास जो सैंपल साइज है प्रीलिम्स में पास होने का वो 10,000 बच्चों को पास होना है, लेकिन यहाँ पर सीधे कितने बच्चों को पास होना है, 935 बच्चे को ही पास होना है। फिर 10,000 में से मेंस को कितने लोग क्रैक करेंगे, 3,000 लोग क्रैक करेंगे, और फिर फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का, 1,000 लोगों का होगा। तो वहाँ पर आपके पास स्कोप है कि चलो प्रीलिम्स में बहुत अच्छा नहीं भी हुआ तो मेंस में चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। प्रीलिम्स में जस्ट एक गेट पार अगर कर गए, एक बैरियर पार कर गए, तो मेंस में बेहतर करके हम लोग फाइनल सिलेक्शन को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो स्कोप नहीं है। सिंगल डे एग्ज़ाम है, सिंगल शिफ्ट में सिंगल डे एग्ज़ाम है और इसमें आपको बेहतर करना ही पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तक कि अभी तक पता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर्स होंगे और इसमें मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और जीके जीएस होंगे, करंट अफेयर्स होगा, बिहार स्पेशल होंगे। तो इन सभी को अगर हम लोग एक बार कंबाइनली देखें सर, इसका आखिर उपाय क्या है सर? इसको सिलेबस तो लगभग वही है, मैथ रीजनिंग जोड़ा गया है,
लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जो टफ होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक आपका कट ऑफ भी बहुत मायने रखता है। कट ऑफ मायने रखता है, कितना आप सही करते हैं, तो सर उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? बिल्कुल। यहाँ पे आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका कम्प्रीहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज करना पड़ेगा, कि ये नहीं कि ये वाला सेक्शन छोड़ के चले गए, ये वाला सेक्शन छोड़ के चले गए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके पास स्कोप नहीं है, ईरर का कोई भी स्कोप नहीं है, आपको पूरा सिलेबस का कम्प्रीहेंसिव कवरेज, पहला बार एग्जाम भी है तो इसके लिए तो कम्प्रीहेंसिव कवरेज, हाँ बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव कवरेज करना पड़ेगा। पहले से आपको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको पहली बात कि सिलेबस का कम्प्रीहेंसिव कवरेज करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसके बाद आपको सिलेबस को वन लाइनर तरीके से आप पढ़ के इसको नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे अभी डिस्कशन भी किया कि यहाँ पर डायरेक्टली 935 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक छोड़ दिया, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ऐसे करके नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर हम लोग इसमें देखें तो स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने देखा कि दिलीप जी के प्रयासों से भी टीआरई के अंदर जो है डोमिसाइल लाया गया। अब आप बताइए कि टीआरई में ही डोमिसाइल क्यों लाया गया, इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ है ना भाई, बिहार में वो तो हम लोग भी हमेशा प्रश्न उठाते हैं, हाँ, कि आखिर सिविल सर्विसेज के छात्र क्यों नहीं मांग करते हैं, दरोगा इवन सिपाही के कैंडिडेट क्यों नहीं मांग करते हैं, टीआरई में ही क्यों मांग किया गया? इसके पीछे का कारण देखिए, अब देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि यूपी एमपी के छात्र हैं, जिन्होंने कि जनरल वाला जो पोर्शन होता है, जनरल वाला जो ओपन कैटेगरी जो होता है, उस ओपन कैटेगरी में बहुत सारे बाहर के दूसरे राज्यों के छात्रों का, हर एक स्कूल में यूपी के छात्र, यूपी के टीचर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ के जो तथाकथित ऑनलाइन शिक्षक थे वो उस स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं थे। एक बैच खुल गया, बैच रेलवे पढ़ाते थे, सीधे अगले दिन उनको खुद ही नहीं पता था कि क्या पढ़ाना है, और एकाएक जो है ना, जो पढ़ने वाले लोग थे, जो कि यूपी एमपी के लोग थे, वो लोग इंटर कर गए और यहाँ पे वो स्टैंडर्ड को ले ही नहीं जा पाए बच्चों को। सिर्फ यहाँ पर गुरु का जो महिमा मंडन है ना, गुरु पूजा, मैराथन क्लास, टेस्ट सीरीज, वो गुरु पूजा के अंदर रह गया ज़्यादातर छात्र, और गुरु से सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। गुरु की जो पहचान होती है ना, वो शिष्यों से होती है, ठीक है। जैसे तो हो गया है कि शिष्य का पहचान गुरु से हो रहा है। ये जो परंपरा है ना, ये गड़बड़ है, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य इसीलिए थे क्योंकि वो अर्जुन जैसे धनुर्धर के गुरु हुआ करते थे। गुरु की पहचान शिष्यों से होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि जो शिष्य हैं वो गुरु इतने फेमस हैं कि अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए गुरु के पास जाकर रील्स बना रहे हैं। तो मैं बस यही छात्रों को कहना चाहूँगा कि आपको ये जो चीज़ें हैं इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जो ये शिक्षकों का विवाद है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा किया जाए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो स्टैंडर्ड से, और एक चीज़ नहीं कि बस सिलेबस पूरा हो गया, वो भी नहीं, सही तरीके से पूरा किया जाए। आप स्टैंडर्ड बुक्स को सही तरीके से पढ़ पाएँ, आप रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, आप एनसीईआरटी जो है उसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपके पास हो, और सेल्फ स्टडी जो है उसका कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ना तो वो सिविल सेवा के अंदर है या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर सेल्फ स्टडी का कोई भी तोड़ नहीं होता है। तो ये 4-5 बातें, पहली बात सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, दूसरी बात डिटेल्ड आपका एनालिसिस, ठीक है, तीसरी बात अगर वो जो वन लाइनर बुक्स है उससे अब हट जाना, तीसरी बात जो स्टैंडर्ड बुक्स है, सिलेबस जो है ये इसका पूरा कवरेज, इसके बाद जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बीपीएससी को भी सर एसएससी कर्म कर दिया गया है, केवल टेस्ट चल रहा है, आप लोग को भी मजबूरी में टेस्ट चलाना पड़ रहा है ज़्यादातर। तो सर ये टेस्ट सीरीज सर एईडीओ के लिए कितना सहायक हो सकता है, किन किन स्तरों तक? देखिए टेस्ट सीरीज मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट में डिफरेंस होता है। लोग क्या समझते हैं कि जो पुराने क्वेश्चंस हैं,
जो नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस पहले से आ चुके हैं उसको बनाना टेस्ट सीरीज है। वो टेस्ट सीरीज नहीं है, वो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस क्यों किया जाता है? एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। टेस्ट सीरीज क्या होता है? नए क्वेश्चंस होते हैं तब उसे टेस्ट सीरीज कहा जाता है। और टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है कि आप एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में एग्जाम के जैसा नए क्वेश्चंस आने के बाद आपका माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है उसको देखना, वो टेस्ट सीरीज है। तो अगर टेस्ट सीरीज बच्चे सॉल्व कर रहे हैं देन इट इज़ गुड, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस जो है वो 20% 25% रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। और वो क्वेश्चंस आपको घटना चक्र के अंदर, ठीक है, आपको जो भी मतलब जो यूज्ड बुक्स हैं जैसे कि लुसेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो चीज़ें हर जगह मिलेंगी। आप तो देखेंगे ऐसा बोलेंगे लोग कि ये मेरे बुक से आया, अरे वास्को डी गामा भारत कब आया, ठीक है, ये कौन से बुक में नहीं होगा, ठीक है। ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ठीक है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो ये कौन से बुक में नहीं होगा? ये आपके बुक से नहीं आया, आपने स्टैट सिलेबस को फॉलो करते हुए बुक बनाया है और उस सिलेबस से क्वेश्चन है, आपके बुक से क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको जब सिलेबस का कम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे, पूरे तरीके से डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। इन सभी बातों से मैं बार बार बोलता हूँ, इन सभी बातों से निकलना है। और ये जो राजनीति होती है, शिक्षकों की राजनीति होती है, इन शिक्षकों की राजनीति से बाहर निकलना है और आपको बस अपने टू द पॉइंट अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करते हुए और पूरा सेल्फ स्टडी करते हुए कम से कम 7 घंटा 8 घंटा डेली बेसिस पे दें। मोबाइल जो है उसको दूर रखें, ठीक है, पढ़ाई करें, बुक्स के साथ पढ़ाई करें, ठीक है। वो आप देखिए जैसे YouTube है या ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें, वो क्या होता है यूट्यूब का सर आप बात कर रहे हैं सर, अभी हम कल से ही देख रहे हैं लगभग 100 तो लगभग क्लास शुरू हो गया होगा वीडियो के लिए सर। तो बड़ा सर हमारे पास सब दर्जन भर से अधिक छात्र का फ़ोन मेरे पास आता है, वो हमसे राय विचार करते हैं। वो कह रहे हैं हम तो कन्फ्यूज हैं, कोई इसे IAS से भी टफ एग्ज़ाम बना रहा है, कोई इसे इतना टफ बना रहा है कि वैसा कभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। अरे ठीक है, 8-10 लाख में से 935 ऐसा एग्ज़ाम देश में हुआ है, बिल्कुल। तो इतना सर डरने वाली बात है क्या इसमें? और ये जो ऑनलाइन जो माया जाल फैलाया जा रहा है इसको लेकर, उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि डर जो है ना एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। डराकर बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए जाते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम टफ होगा वो कैसे, किन्हीं को पता है? क्वेश्चंस UPSC स्टैंडर्ड क्या है ये कैसे, किन्हीं को पता है? ये सब कुछ होता ही नहीं है। क्या होगा किसको पता है? किसी को नहीं पता है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी उसको ही नहीं पता है कि क्या भी कराना है। ये थोड़ी किसी को पता होता है। ये तो बस डर का बिजनेस है। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग डरेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्स खरीदेंगे नहीं। सीधी सी बात है। मैं देखिए इसीलिए मैं कई बार बुरा भी बन जाता हूँ, ठीक है। सब लोग मिलके हमारे ऊपर अटैक भी करते रहते हैं, ठीक है, भाषाई अटैक, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ, ठीक है। देखिए जब जितना ज़्यादा डर होगा उतना ज़्यादा बच्चे जो है वो क्या उनका क्या होगा, बिजनेस क्लास का ज़्यादा। देखिए क्या होगा मुझे भी नहीं पता है, हो सकता है टफ क्वेश्चन है, हो सकता है इजी क्वेश्चन है। टफ आएगा सबके लिए आएगा, कोई स्टूडेंट के लिए तो आएगा नहीं। ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है जिसको लोगों ने इतने ज़्यादा मार्केटाइज कर दिया है। टफ क्वेश्चन आएगा सबके लिए आएगा। जब टफ क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ नीचे होगा। इजी क्वेश्चन आएगा कट ऑफ ऊपर होगा। वो सबके लिए ऐसा थोड़ी होता है कि किसी एक के लिए क्वेश्चन अलग और दूसरे के लिए क्वेश्चन अलग होगा। आप देखेंगे UPSC के प्रीलिम्स में किसी साल जो है वो कट ऑफ आपको 100 के आसपास जाता था, और 23 का पेपर था UPSC 23 का CSE का, वहाँ पे जो 70-75 में कट ऑफ गया। तो कट ऑफ ये थोड़ी डिसाइड करता है कि कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सब नहीं डिसाइड करता है। कट ऑफ डिसाइड कौन करता है कि कैसा क्वेश्चन है और उसमें जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका कट ऑफ होगा। परफॉर्मेंस जो तैयार रहेगा वो मतलब क्वेश्चन अगर टफ आएंगे तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, उसमें कुछ करना ही नहीं। तो ये सब बातें मतलब बस सर एक और बात चल रहा है कि इसमें सेकंड पेपर जोड़ दिया गया है, मैथमेटिक्स और ये रीजनिंग ये सब। तो इसमें कहा जा रहा है और सिविल सेवा के कैंडिडेट जो हैं वो भी काफ़ी परेशान है क्योंकि उनका जनरली ये पोर्शन जो है ज़रा कमज़ोर होता है। बिल्कुल।
और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा एज मिल जाएगा वैसे कैंडिडेट को जो एसएससी का तैयारी करते हैं, बैंकिंग का तैयारी करते हैं, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है, बिल्कुल। यानी उनके लिए ये एग्ज़ाम आसान हो जाएगा। क्या आपको लगता है सर ये? देखिए, जिसने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग की आपने बात की, तो मैथ्स रीजनिंग अगर कोई प्रैक्टिस में है, रेगुलर क्वेश्चंस वो बना रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली उनके पास एक्स्ट्रा एज है। लेकिन फिर उनके लिए जो जीके जीएस का जो पोर्शन है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का जो पोर्शन है, उनका कम्प्रिहेंसिव कवरेज करना उनके लिए वो थोड़ा टफ है। तो ये नहीं है कि किसी को एक्स्ट्रा एज मिलने जा रहा है। मतलब मैं तो सिंपल सा बात कहूँगा, ठीक है, कि इतना ज़्यादा बात करके छात्रों को गुमराह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस उठाइए, सिलेबस पढ़िए, और सिलेबस से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई तोप नहीं है इसमें चलाना है, कोई इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। सीधे क्वेश्चंस उठाना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ऐसा तो कोई नहीं छात्र होगा जो 10th पास किए हुए बिना है जो वो सिविल सेवा का तैयारी करने लगा होगा। 10th 12th का सिलेबस होता है, इसमें 10th तक का मैथ्स का सिलेबस होता है, वो उसको आराम से कर सकता है। किससे मैथ करना चाहिए? एनसीईआरटी का मैथ करना चाहिए सर? देखिए, जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स हैं, ठीक है, ऐसे तो मेरे पास मैथ्स की बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको अगर हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जनरल मैथ्स ही ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो जो जैसे आपको टाइम एंड डिस्टेंस, वो सब जो चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स को अगर सही तरीके से कर लेंगे तो डेफिनेटली छात्र जो है उसको, और देखिए बहुत टाइम नहीं लगता है, अगर 2 महीना सही से देंगे, 3 महीना सही से देंगे, तो निश्चित रूप से उसको सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब इधर उधर की बातों में नहीं आना है। और ये पेपर है, जस्ट एक पेपर है, कोई दूसरा चीज़ थोड़ी है। इसमें इतना कल से हल्ला हंगामा हो गया हुआ है। आपने भी बोला कि सर इसके ऊपर हम लोग भी एक क्लैरिटी चाहते हैं, तो मैंने बोला ठीक है सर, इसके ऊपर हम लोग भी वीडियो बनाते हैं। ये जस्ट एक पेपर है, बीपीएससी इसको आयोजित करवा रही है और इसमें मैथ्स और रीजनिंग को ऐड किया गया। दैट्स इट, प्रीलिम्स के जैसा पेपर होगा। सिंपल चीज़ों को लेकर क्यों नहीं चलते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता है। एक्यूरेसी बस मेंटेन रखना है, प्रैक्टिस करना है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा। ठीक है, कम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे, सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे। जो सिविल सेवा के छात्र हैं उन्होंने तो अच्छे तरीके से पढ़ा ही होगा, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। अभी तो प्रीलिम्स का पेपर उनको देना है, प्रीलिम्स का पेपर देंगे, हो जाएगा। प्रीलिम्स का पेपर देंगे, उस तरीके से सिलेबस कवरेज करेंगे, थोड़ा और डिटेल में करेंगे, हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कोई ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थोड़ी पढ़ना है इसमें कि PSLV या GSLV कैसे चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो सब थोड़ी पढ़ना। सिंपल सा चीज़ है, जो सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ना है। और ये जो माया जाल है, उस माया जाल से सर इस एग्जाम में सर जो ओपन कैटेगरी है उसमें क्या बाहरी कैंडिडेट भी आ सकते हैं? देखिए आदेश जी, मैं बार बार छात्रों से भी ये प्रश्न पूछता रहा हूँ। इनफैक्ट मैं दिलीप जी से भी ये प्रश्न पूछता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब निश्चित रूप से डोमिसाइल की बात करते हैं और ये बेहतर है, मैं आपका पूरे तरीके से सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि तैयारी में बाहर के छात्र क्यों बाहर बार बार आ जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो उस स्टैंडर्ड की शिक्षा देने में असफल रहे हैं। तैयारी वाले उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने में असफल रहे हैं। वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में ही, और कहानी, कविताएं, और मतलब बड़ी बड़ी बात और जुमला जिसको जुमला कहते हैं, ठीक है, जुमलाओं को सुनाने में व्यस्त रहते हैं और बच्चे भी उसमें व्यस्त हो जाते हैं। भाई पढ़ोगे, वो जुमला काम नहीं आएगा। ठीक है, ये पता नहीं, जब से ये ऑनलाइन का क्रेज बढ़ा है तब से जुमलाओं का भी क्रेज बढ़ गया है। सर कंफ्यूज हो गए हैं छात्र सर? बिल्कुल कंफ्यूज होंगे ही। आज जो AEDO का आया है, अगर आज से 2 साल पहले आया रहता है ये, तो इसके एक स्टूडेंट होते जो सिलेक्टेड वर्क होते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज है कि पूरा बिहार इसमें डालेगा फॉर्म। पूरा बिहार डालेगा, और पूरा बिहार डाले, फॉर्म ही नहीं डालेगा, पूरा बिहार पढ़ाएगा भी। पूरा बिहार पढ़ाएगा भी, और उसमें है जो सब नई नई बातें करेंगे। इसमें देखिए बैंकिंग पढ़ाने वाले लोग भी आएंगे, इसमें SSC पढ़ाने वाले लोग भी आएंगे, इसमें UPSC पढ़ाने वाले लोग भी आएंगे, रेलवे वाले लोग भी आएंगे, सब लोग आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही आके पढ़ना है। आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, सिलेबस का एक बार कवरेज कीजिए, चाहे जहाँ से कर रहे हो। लेकिन आपको ये पता जरूर कर लेना चाहिए कि कहाँ से आपका सिलेबस सही तरीके से कवर होगा, कहाँ से आप
सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे उसको एक बार कवर कीजिए और उसका सेल्फ स्टडी कीजिए। ज़्यादा इस सब चीज़ में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मतलब मैं तो देखता हूँ कि आजकल कि विभिन्न तरह के विवाद हो रहे हैं, और मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैं भी टीचर्स कम्युनिटी के बीच में रहता हूँ। ये विवाद जो आप देखते हैं ना शिक्षकों के बीच सर, में, शिक्षक के यहाँ पर भी देखा जाता है कि छात्र जो है वो शिक्षकों को ही एक प्लेटफॉर्म पर लाने का इच्छा करते हैं कि सभी शिक्षक एक हो गए, सभी शिक्षक एक हो गए। सर, एक प्रश्न पूछना है कि क्या ये जो शिक्षक जो है, जो आज शिक्षक ठेका ले लिए हैं छात्र के बदले आंदोलन करने का, ये तो एक तरह से ये दर्शा रहा है कि इसका मतलब भारत के या बिहार के छात्र उस योग्य नहीं है कि वो आंदोलन कर सकते हैं, देखिए मैं आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है। ये जो मैं शिक्षकों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि वही कम्युनिटी है, तो ये जो होता है ना, ये दिखाया जाता है कि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, ये सब स्पॉन्सर्ड होता है। ये छात्र जितना जल्दी समझ जाए, ठीक है, और इसके बाद हो सकता है कि और जो शिक्षक लोग हैं मेरा और बायकॉट कर दें, ठीक है, लेकिन ये सब स्पॉन्सर्ड होता है। सब लोग जानबूझकर करते हैं, है ना, और जानबूझकर इन चीज़ों को करते हैं, और इससे किसी छात्र का भला नहीं होता है। ये जानबूझकर करते हैं न्यूज़ में बने रहने के लिए, कि हम तुमको ये बोलेंगे, तुम हमको ये बोलना, और उसके बाद अब बताइए इसने बोला उसने बोला, दोनों का रील्स बना के और फिर उसका या तो हॉस्पिटल में तबीयत खराब होता है तो खिचड़ी खिलाते हुए, व्हील चेयर से जाते हुए, और मिलियन उसको लाइक। तो बस वही नहीं, ये गलती छात्रों की भी है। पढ़ाई वाला जो वीडियो होता है उसमें 1000 व्यू आता है ना, और ये जो बकैती वाला वीडियो होता है उसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग वही करेंगे, कर रहे हैं जानबूझकर। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से छात्रों को बोलना चाहता हूं कि जानबूझकर ये लोग न्यूज़ में बने रहने के लिए ये लोग आपस में विवाद करते हैं। कभी राखी विवाद हो रहा है, कभी बुलेट विवाद हो रहा है। अरे भाई, राखी विवाद, कोई राखी 15,000 बांध ले कि 50,000 बांध ले, तुमको उससे क्या लेना देना है? तुमको पढ़ाई करना है। राखी बांधा आपने, बहुत अच्छी बात है। कोई बुलेट 5 बुलेट दे, 50 बुलेट दे, 100 बुलेट दे, अच्छी बात है। तुम लोग बुलेट पढ़ाई करो। हाँ भाई, सिलेक्ट क्या उसको दिया ना, क्या करना है तुमको उससे? जिसको बुलेट मिलना था वो बुलेट लेकर गया, जिसको राखी बांधना था, भोज खाना था, वो भोज खा के गया। तुम बीच में यहाँ पर पड़े हुए हो, वो अपन आगे जाके पढ़ाई कर रहा है, तुम बीच में पड़े हुए हो लड़ाई के लिए। ये सब चीज़ मतलब इन सभी विवादों से आपको अलग रहना है, आपको फोकस्ड रहना है, टारगेटेड। अच्छे कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और उसको देखकर मैं ज्योग्राफी के बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, और एक अमित सेन गुप्ता करके हैं, उनका एक वीडियो, उनका पूरा वीडियो एनसीईआरटी का लेक्चर सीरीज है, आप देखेंगे, अवेशम सीरीज है, मतलब मस्त जबरदस्त, और चीज़ों को बहुत सिंपलीफाई करते नहीं जानते, और उनको छात्र नहीं जानते, ठीक है सर। यही प्रॉब्लम है। तो हमारा काम भी है आपको, कि सर ने बड़ा ही अच्छा बात बोला कि किसी भी गुरु की पहचान उसके शिष्यों से होती है। अगर द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे तो उसका वजह था कि उनके पास अर्जुन और एकलव्य जैसे शिष्य थे। अब एकलव्य जो है छुप कर ही उनकी विद्या को देखकर दुनिया के सबसे बड़े वो जो है धनुर्धर बनने वाले थे, और उनको उनका एहसास भी हो गया था द्रोणाचार्य को। लेकिन आजकल जो है वो शिक्षकों की आंखों में से आगे निकलती है, म्यूजिक चलता है, तरह तरह का ये सब होता है। तो भले ये महिमा मंडन जो होता है शिक्षकों का, उससे उनका तो बिजनेस चल रहा है, लेकिन बहुत बड़े छात्रों का कैरियर तबाह हो रहा है। बहुत। और उन छात्रों को भी नहीं पता चल रहा होगा, उनको भी समझ में भी नहीं आएगा, उनको हमारी बातें खराब लगेगी, चुभेंगी, यार मेरे भगवान जैसे गुरु के बारे में ऐसी बातें। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतेगा आपका सारा असलियत निकल के सामने आ जाएगा कि कैसे एक बिजनेस सेटअप के आप मात्र एक पार्ट पुर्जा थे, बस, जिसका एक बार उपयोग किया गया, जिस तरह बंदूक से कारतूस दगने के बाद जो है एक बात मैं बोलना चाहूँगा आदेश जी, कि जैसे इलेक्शन के पहले ना, इलेक्शन के पहले जो जनता होती है उसको नेता लोग क्या करते हैं, भोज कराते हैं। सिमिलरली यहाँ पर सिलेक्शन के बाद भोज कराया जाता है। वहाँ इलेक्शन के पहले, यहाँ सिलेक्शन के बाद बाकी सारा कुछ मिथ है। एक सिंगल स्टूडेंट को वहाँ पर वो लोग पहचानते भी नहीं है, बस बैठ के हाथ से और खिला दिया, और लोगों को लगा कि यही सब कुछ है। तो ये मायावी दुनिया है, माया जाल फैलाया जा रहा है, इससे बच के रहने की जरूरत है। और आपको बता दें, बीपीएससी कल को अगर साइंटिस्ट के लिए भी निकाल देगी, ये लोग अपना बोर्ड लगा लेंगे कि आइए साइंटिस्ट बनिए हमारे यहाँ।
तो तो इन सब चीज़ से सावधान रहें आप। सबसे अहम है सेल्फ स्टडी। बिल्कुल। वो तो आपका आधार है, उसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद अब आपको शिक्षक की भी पहचान करनी है कि कौन शिक्षक आपके लिए लाभदायक हैं और कौन आपके लिए हानिकारक है। तो चलिए, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और हमेशा आपको हम ये सब बात बताते रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बिहार की नई पीढ़ी है गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, उन्हें हाँका जा रहा है उन्हें, और वो हकते हुए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।